ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए सीजन में आपका स्वागत है। ये एक बड़े इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास की पड़ताल करता है। ये प्रोजेक्ट पुणे की फ्लेम यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा समर्थित है। इस सीजन में हम अपने वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के दिलचस्प इतिहास में उतर रहे हैं। इस छठे एपिसोड में हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पीछे के आकर्षक इतिहास के बारे में जानेंगे। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम द्वारा लिखे गए एक लेख पर आधारित है। इन लेखों को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित लेख का लिंक पा सकते हैं। चलिए इस बातचीत में उतरते हैं। आज हम भारत के मध्य में स्थित राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे। ये राज्य नवंबर 2000 में बना था और ये अपनी समृद्ध खनिज संपदा, घने जंगलों और 42 से ज्यादा जनजातियों की जीवंत संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन की कहानी नहीं है। ये पहचान, विकास और अधिकारों के लिए एक बहुत लंबे संघर्ष का नतीजा है। हम इसके ऐतिहासिक जड़ों से लेकर राजनीतिक प्रक्रियाओं तक हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस क्षेत्र का इतिहास तो रामायण काल तक जाता है ना, जब इसे दक्षिण कोसल और दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ चेदी और चालुक्य जैसे बड़े राजवंशों ने भी शासन किया। पर असल कहानी, मतलब आधुनिक छत्तीसगढ़ की पहचान की कहानी, वो औपनिवेशिक काल से ज्यादा मजबूती से जुड़ती है। जब ब्रिटिश यहाँ आए। हाँ, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नजर इस क्षेत्र पर पड़ी तो उन्हें यहाँ के जंगलों में मौजूद धन और लकड़ी के भंडार दिखे। मतलब उनकी नजर यहाँ की संस्कृति पर नहीं, बल्कि संसाधनों पर थी। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनसे स्थानीय जनजातियों को उनके पारंपरिक अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया। जंगल पर सारे हक सरकार के हो गए। और इससे जाहिर है कि टकराव पैदा हुआ होगा। गंभीर संघर्ष हुए। हम्म। बस्तर के आदिवासियों ने कई बार विद्रोह किया और यहाँ तक कि गोंडवाना नाम के एक अलग राज्य की भी मांग उठी। अच्छा। लेकिन उस समय राजनीतिक समर्थन की बहुत कमी थी, तो ये आंदोलन कह सकते हैं कि सफल नहीं हो सका। लेकिन संघर्ष की ये चिंगारी बुझी नहीं। बाद में शंकर गुहा न्योगी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों ने इसी जमीन पर एक नई लड़ाई शुरू की। बिल्कुल। नियोगी ने मजदूरों के अधिकारों, आदिवासी सशक्तिकरण और पर्यावरण के क्षरण के खिलाफ आवाज उठाई, और इसी ने एक क्षेत्रीय पहचान की शुरुआती नींव रखी जो सिर्फ आदिवासी पहचान तक सीमित नहीं थी। फिर एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1924 में महात्मा गांधी इस क्षेत्र में आए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उनके खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरे ने क्षेत्रीय पहचान की भावना को और मजबूत किया। लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना जगी। और इसका कोई ठोस राजनीतिक नतीजा निकला? बिल्कुल। इसके ठीक बाद 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अच्छा। और ये कमेटी एक अलग छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग को आवाज देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन उस समय तो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा भी काफी अलग था। मतलब यहाँ 15 छोटी छोटी रियासतें थीं जो ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी का हिस्सा थीं। सही कहा आपने। और इसी वजह से स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन और भी जटिल हो गया। 1947 में इन रियासतों ने ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन तो बनाया, लेकिन बस्तर जैसी जो बड़ी रियासतें थीं वो इसमें शामिल ही नहीं हुई। फिर भाषाई और प्रशासनिक मुद्दों के कारण इस यूनियन को मान्यता भी नहीं मिली। तो अंत में क्या हुआ? अंततः छत्तीसगढ़ की सारी रियासतें मध्य प्रांत और बरार में विलीन हो गईं, जो बाद में जाकर मध्य प्रदेश बना। तो एक तरह से एक पहचान को एक बड़ी पहचान के अंदर मिला दिया गया। चलिए अब आजादी के बाद के दौर पर आते हैं। ये मांग कैसे आगे बढ़ी, परत दर परत समझते हैं इसे। यहीं से संघर्ष का दूसरा और सबसे लंबा दौर शुरू होता है। 1956 में खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृ संघ यानी CBS के माध्यम से इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया। और उनकी मुख्य दलील क्या थी? उनकी मुख्य दलील थी धन की निकासी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। बिल्कुल। इसका मतलब बहुत सीधा था। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल, जैसे भिलाई का स्टील, कोरबा का कोयला, इन सब का फायदा सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्य भूभाग के विकास के लिए किया जा रहा था। मतलब संसाधन हमारे, लेकिन विकास कहीं और का। एकदम सही। और इस वजह से छत्तीसगढ़ का इलाका पिछड़ता जा रहा था। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क था।
तो ये मांग एक सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक एजेंडे पर कैसे आई? इसमें तो काफी वक्त लगा होगा। बहुत वक्त लगा। असली बदलाव आया 80 के दशक में। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने इस मुद्दे की नब्ज को पहचाना और छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण और एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। अच्छा, तो ये एक तरह से आधिकारिक स्वीकृति थी कि हाँ, कुछ समस्या तो है। जी। और इसका मतलब ये भी था कि अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा, इसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। और यहीं से श्रेय लेने की होड़ शुरू हुई होगी। बिल्कुल। जब 1990 में पहली बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं ने मिलकर छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए एक सर्वदलीय अभियान चलाया। वाह। और 1993 के विधानसभा चुनावों तक तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पहली बार दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का वादा शामिल था। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सहमत थीं। अब बात थी कि होगा कैसे और कब। और यहीं से राजनीतिक दांव-पेच का खेल शुरू होता है। 1994 में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में राज्य के पक्ष में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करवा दिया। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। ठीक यही। अब भाजपा के लिए ये एक सीधी चुनौती बन गया। उन्होंने फौरन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच पर हावी होकर आक्रामक प्रतिक्रिया दी। लड़ाई अब श्रेय लेने की थी। और फिर 1998 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चुनावी रैली में राज्य बनाने का वादा कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वादा था। उन्होंने रायपुर की रैली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो अंत में ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और राज्य में कांग्रेस की। अगस्त 2000 में एक अनोखी राजनीतिक स्थिति बनी। जैसा आपने कहा, केंद्र में भाजपा और राज्य में कांग्रेस। इसी माहौल में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया। और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। हाँ, उन्हें करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां राज्य बनाने का श्रेय लेना चाहती थीं और कोई भी इसका विरोध करके छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक जमीन खोना नहीं चाहता था। और फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। जी, शुरुआत में इसमें 16 जिले थे और रायपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। और कांग्रेस के अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने। तो आज 2 दशक से ज्यादा समय के बाद छत्तीसगढ़ कैसा दिखता है? देखिए, गठन के बाद से राज्य का काफी विस्तार हुआ है। आज इसमें 33 जिले हैं। और राज्य की नीतियों में आदिवासी कल्याण और समावेशी विकास पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ की 30% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। मैंने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के बारे में पढ़ा है, जैसे बैगा जनजाति के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकारों को मान्यता देना। ये एक बड़ा कदम था। ये एक ऐतिहासिक कदम है। पीवीटीजीज को आदिवासी समुदायों में भी सबसे पिछड़ा माना जाता है। उन्हें आवास अधिकार देने का मतलब है कि सिर्फ उनके घर या खेत पर नहीं, बल्कि पूरे जंगल के उस इलाके पर उनके पारंपरिक अधिकार को मान्यता दी गई, जिसका वे सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। तो आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण दशकों के संघर्ष का परिणाम था। ये औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह से शुरू हुआ, फिर अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और धन की निकासी को रोकने की एक राजनीतिक लड़ाई में बदला। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि कैसे एक क्षेत्रीय पहचान धीरे धीरे एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन में बदल गई। एक ऐसा आंदोलन जिसे अंततः भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टियों को न सिर्फ स्वीकार करना पड़ा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए एक दूसरे से होड़ भी करनी पड़ी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का जन्म अपनी विशिष्ट आदिवासी पहचान, संस्कृति और संसाधनों पर स्थानीय हक की लड़ाई से हुआ था। आज जब राज्य अपनी विशाल खनिज संपदा के कारण तेजी से औद्योगिक विकास के पथ पर है, तो ये विचार करने योग्य प्रश्न उठता है, क्या ये विकास उसी पहचान और उन्हीं अधिकारों की रक्षा कर पा रहा है जिनके लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था? विकास और विरासत के बीच ये संतुलन शायद छत्तीसगढ़ की आने वाली कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा।